ओके। हेलो गाइस। आज हम टीवन अकेडमी पर वापस आए हैं। आज डेली लाइफ साइंस सीरीज़ का मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का डेली लाइफ साइंस सीरीज़ का टॉपिक होगा न्यूक्लियर एनर्जी एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ओके। सो न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्टर्स आज के टाइम में एनर्जी के एक काफ़ी वास्ट सोर्स है। एनर्जी के जब भी हम फ्यूचर की और एक क्लीन फ्यूल की बात करते हैं, हम हमेशा न्यूक्लियर फ्यूल को कंसिडर करते हैं। तो अब तक न्यूक्लियर फ्यूल का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? न्यूक्लियर फ्यूल का डेवलपमेंट अब तक इसलिए नहीं हुआ कि उसमें बहुत सारे खतरे थे, काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इन चीज़ों के वजह से सारे खतरनाक डिजास्टर्स लाइक फुकुशिमा जापान, शर्नोबिल डिजास्टर एंड 3 माइल आइलैंड डिज़ास्टर की वजह से ये इंडस्ट्री काफ़ी बैकवर्ड एरिया में चली गई। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करेंगे, मतलब ये इंडस्ट्री चलती कैसे है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कैसे करते हैं, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं और फ्यूचर में न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है। न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमने मान लिया कि कोई एटम है हमारे पास, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस वैसे स्फेरिकल शेप में नहीं होता है मेनली, वो उस पर बाहर ऐसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लगे होते हैं। बट अभी हम लोग अज्यूम करते हैं स्फेरिकल शेप का है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर एनर्जी दो तरह से प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट, दो लाइट वेट मटेरियल के न्यूक्लियस एक दूसरे से कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। और दूसरा प्रोसेस जो हम लोग को न्यूक्लियर एनर्जी देता है, उसमें क्या होता है, एक हैवी वेट न्यूक्लियस, किसी भी हैवी वेट एलिमेंट का न्यूक्लियस दो लाइट वेट न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है। वो होता है न्यूक्लियर फिजन। क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन। ये दो प्रोसेस हम लोग को न्यूक्लियर एनर्जी देते हैं। ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन से ही सन को पावर मिलती है। सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसमें 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिलकर एक हीलियम के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। बट न्यूक्लियर फ्यूजन को अर्थ पे अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए होता है और प्रेशर बहुत हाई चाहिए होता है। तो ऐसी चीज़ें अर्थ पे अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज़ नहीं करते। तो हमारे पास एक ही बेस्ट ऑप्शन बचता है, जो है न्यूक्लियर फिजन। अब हम लोग को न्यूक्लियर फिजन का बेसिक प्रिंसिपल तो पता ही है, एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइट न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है। बट मतलब आप ऐसे ही स्प्लिट नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये जो न्यूक्लियस है वो अपने आप स्प्लिट हो जाएगा। उसको स्प्लिट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जैसे कि उसको एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करना पड़ता है।
ये एक न्यूट्रॉन है, मैंने मान लिया एक न्यूट्रॉन है, मुझे इसमें इस न्यूक्लियस में फिजन करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे एक न्यूट्रॉन से इसको हिट करूँगा और उससे फिजन हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये मतलब जिन भी एलिमेंट्स में फिजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, इसलिए जैसे ही हम उनमें न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करते हैं उसको, न्यूक्लियस को, तो उसकी अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इस फॉर्म में नहीं रह पाता, फिर उसको स्प्लिट होके लाइट एलिमेंट्स और ज़्यादा स्टेबल फॉर्म्स में आना पड़ता है। अगर आपको अभी मतलब इसके आगे मैं काफ़ी ज़्यादा बात करूँ कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं फिजन के लिए, और कैसे फिजन को भी हम दो तरह के से कर सकते हैं, बॉम्ब्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, वेपनरी में, और हम उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको आइसोटोप्स के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो अब मैं वो सब यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स का एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, और फिर उनके मासेस किस हिसाब से लिए जाते हैं, वो सब उन सब के आपको पहले से बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो न्यूक्लियर फिजन की रिसर्च कई फेमस साइंटिस्ट ने करी और उनको पता चला कि न्यूक्लियर प्रोसेस में मेनली दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट्स होते हैं फिजाइल एलिमेंट्स, फिजाइल एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो समझो, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ कि न्यूक्लियर प्रोसेसेस तो बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, हम सिर्फ एक जनरल साइंस व्यू से लेकर चलेंगे, मतलब एक जनरल नॉलेज व्यू से लेकर चलेंगे। फिजाइल स्पीशीज हम किन को कहते हैं? एक न्यूक्लियस है, उस पर हम लोगों ने न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डिंग की, तो ये दो लाइटर न्यूक्लियस में स्प्लिट हो गया, और साथ साथ मतलब जब भी फिजन अकर होता है तो लाइटर एलिमेंट्स में स्प्लिट होने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। तो अगर हम मान लें कि हम लोगों ने, क्योंकि हम एक न्यूक्लियस तो लेंगे नहीं, बहुत सारे एक साथ होंगे, मान लिया हमने एक को हिट किया न्यूट्रॉन से, तो ये क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, ये क्या हो गया, लाइटर न्यूक्लियस में स्प्लिट हो गया, और अब इसने क्या किया, न्यूट्रॉन्स भी रिलीज करे, अब ये न्यूट्रॉन जाके इससे बॉम्बार्ड करेगा, ये भी स्प्लिट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी और न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, ऐसे ही न्यूट्रॉन्स रिलीज होते रहेंगे और भी न्यूक्लियस से बॉम्बार्ड करते रहेंगे, और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी एलिमेंट्स ऐसे चेन रिएक्शन करने के केपेबल होते हैं उनको हम फिजाइल एलिमेंट्स कहते हैं, मतलब फिजाइल स्पीशीज़ कहते हैं। एलिमेंट्स शब्द यहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, फिजाइल स्पीशीज़ हम उनको कहते हैं। तो यहाँ चेन रिएक्शन होते वक्त बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, और चेन रिएक्शन में सबसे बड़ा फ्लॉ है कि ये एनर्जी अनकंट्रोलेबल होती है,
मतलब इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और सबसे ज़्यादा जो बुरी बात है वो है इसका बैड यूज़, क्योंकि इसी चेन रिएक्शन का बैड यूज़ है जो आज के टाइम में सबसे बड़ा डिज़ास्टर बन सकता है, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब सुनते ही हम लोग को हिरोशिमा नागासाकी का इंसिडेंट याद आता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। अब इस प्रिंसिपल से कमर्शियली एनर्जी कैसे करी जा सकती है, इस हमें, क्योंकि हम अनकंट्रोलेबल एनर्जी को सेव नहीं कर सकते, हमें उसको कंट्रोल में करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोगों ने कुछ वही न्यूक्लियस रखे, बट इस बार हम लोग कुछ रॉड्स प्लेस कर देते हैं, और कुछ और भी काफ़ी सारे मेजर्स होते हैं जिसमें अगर हम लोग यहाँ न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डिंग हमने करी, न्यूक्लियस स्प्लिट होना शुरू हुए, तो एक चेन रिएक्शन ओकर नहीं होता है। क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो एनर्जी, जो रिएक्शन को अनकंट्रोलेबल बना सकते हैं, वो इन रॉड्स की मदद से बाहर निकल जाते हैं और वो और फ्यूजन को ट्रिगर नहीं करते और न्यूक्लियस को हिट नहीं करते और उनमें फ्यूजन ट्रिगर नहीं करते। तो अब न्यूक्लियर फिजन भी दो तरह के न्यूट्रॉन्स से करा जाता है। एक न्यूट्रॉन जो अपने फुल स्पीड में हो, मतलब जिसको फुल स्पीड में एक्सेलरेट किया, मतलब जो उसका नॉर्मली, क्योंकि हम लोग जो भी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स यूज़ करते हैं उसमें हमेशा न्यूट्रॉन फास्ट स्पीड में ही निकलता है। तो न्यूट्रॉन फास्ट स्पीड में आए और फिजन को ट्रिगर करे। और एक है कि हम लोग एक न्यूट्रॉन को बहुत ही स्लो स्पीड में लाएं और क्या करें, फिजन को ट्रिगर करें। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हम न्यूट्रॉन को स्लो कैसे करें, कि क्योंकि जबकि पार्टिकल एक्सीलरेटर्स हमेशा न्यूट्रॉन को फास्ट ही प्रोपेल करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडरेटर यूज़ करते हैं। मॉडरेटर मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो जहाँ पर भी ये फिजन हो रहा होता है हम उसमें कुछ सब्सटेंस डाल देते हैं जो न्यूट्रॉन का मोमेंटम कम कर देता है। जैसे हम लोग मॉडरेटर को काफ़ी और भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे जो हम मॉडरेटर्स मेनली डालते हैं, हम लोग डालते हैं वाटर सबसे बेस्ट मॉडरेटर अब तक का माना जाता है, बट इको फ्रेंडली नहीं होता ये सबसे। बट वैसे अगर हम कमर्शियल पर्पसेस से देखें तो वाटर को सबसे बेस्ट मॉडरेटर माना जाता है। वाटर से चलने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हम थर्मल रिएक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल रिएक्टर्स। थर्मल रिएक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर है वो काफ़ी तरह से एक्ट करता है, वो एक मॉडरेटर की तरह तो एक्ट करता है, मतलब न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देता है। लेकिन मॉडरेटर के साथ साथ वो क्या करता है कि जो ये एनर्जी रिलीज़ होती है इसमें वाटर बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और उस स्टीम से हम टरबाइन भी चला सकते हैं। इसका मतलब वाटर एक कूलेंट की तरह एक्ट करता है। कूलेंट क्या करता है, जो न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके
उस एनर्जी को आगे ले जाता है, मतलब उस एनर्जी से टरबाइन को चलाता है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्योंकि टरबाइन से हम लोग जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने इससे पहले वर्किंग ऑफ जनरेटर पढ़ा हुआ है। तो वाटर जैसे एक मॉडरेटर की तरह भी एक्ट कर सकता है, कूलेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा मतलब स्पीशीज के नाम पर जाते हैं। क्या करते हैं, स्पीशीज के नाम पर जाते हैं। अब होता क्या है, जो भी थर्मल रिएक्टर्स हैं, इनमें इनमें जो एलिमेंट मेनली यूज होता है वो होता है यूरेनियम। यूरेनियम यूरेनियम के मेनली 3 ही नेचुरल आइसोटोप्स हैं। वो कौन कौन से हैं, U-235, U-238 और यूरेनियम U-234। यूरेनियम आइसोटोप कॉन्सेंट्रेशन देखिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरेनियम के आइसोटोप्स का कॉन्सेंट्रेशन हम देख सकते हैं कि मतलब मैक्सिमम जो अमाउंट है उसमें U-238 प्रेजेंट है और U-235 बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है और U-234 थी। अब यहाँ U-234 की तो कहानी ही खत्म करते हैं। अब क्या है, U-238 एक फिजाइल एलिमेंट नहीं है, जबकि U-235 एक फिजाइल एलिमेंट है। क्या है, एक फिजाइल एलिमेंट है। फिजाइल एलिमेंट्स दोनों फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन्स के प्रेजेंस में फिजन ट्रिगर करते हैं। अब U-238 एक U-238 जैसी स्पीशीज के लिए हम एक और नया टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फर्टाइल स्पीशीज। तो कहते हैं फर्टाइल स्पीशीज। फर्टाइल स्पीशीज हम इस टर्म का भी मतलब बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। तो इसमें ज़्यादा हाई उस पर ना जाके हम लोग बहुत ही इसको जनरलाइज करेंगे। जैसे फर्टाइल स्पीशीज का हम यहाँ मतलब समझते हैं। ये न्यूक्लियस है। अब देखो, न्यूक्लियस जो भी होते हैं, जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं, वो दो ही काम करते हैं जब उन पे न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए जाते हैं। या तो वो फ्यूजन को ट्रिगर कर देते हैं, या फिर वो एक और काम करते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन। मतलब वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अब U-238 में क्या होता है कि उसमें टेंडेंसी होती है कि वो विजन को ट्रिगर करेगा, बट लेकिन बहुत ही कम चांसेस, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ बात क्या है कि ये प्रॉपर्टी हर एक स्पीशीज़ में होती है कि मतलब उसमें कुछ चांसेस दोनों इवेंट्स होने के होते हैं। इवन फिजाइल मटेरियल्स में भी न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन बहुत रेयरली होता है, बट हो जाता है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो हम लोग अभी U-238 की बात करेंगे। U-238 में या तो वो फिजन ट्रिगर करेगा या फिर
न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन करेगा, ज़्यादा चांसेस है कि वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन करे। अगर न्यूट्रॉन फिजन ट्रिगर करे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन करता है तो वो एक डिफरेंट चीज़ में कन्वर्ट होता है, उसको हम आगे प्रोसेस देखते हैं। उससे पहले हमें एक पॉइंट जानने की ज़रूरत है। जो U-238 है, अगर वो फिजन ट्रिगर कर रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर वो फिजन ट्रिगर कर रहा है, तो उसके लिए आपको न्यूट्रॉन को फास्ट रखना पड़ेगा। न्यूट्रॉन को क्या रखना पड़ेगा? फास्ट रखना पड़ेगा। स्लो न्यूट्रॉन्स को से वो कभी भी फिशन ट्रिगर नहीं करता। तो इस चीज़ से हम लोग क्या समझते हैं कि अगर आप कोई भी अगर न्यूट्रॉन मतलब यूरेनियम के डिपॉजिट्स निकालें, उसमें 99% से भी ज़्यादा 99% से भी ज़्यादा उसमें U-238 निकलेगा और बहुत ही कम अमाउंट में U-235 निकलेगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग सिर्फ यूरेनियम डिपॉजिट को उठा के सीधा एक थर्मल रिएक्टर में रखते हैं जिसमें वाटर एज अ मॉडरेटर यूज़ होता है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें फिजन ट्रिगर नहीं होगा, उसमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। उसमें क्या होगा? फिजन ट्रिगर नहीं होगा, उसमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन होगा। और स्लो न्यूट्रॉन से तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन भी बहुत मुश्किल होता है U-238 में। मतलब हम लोग को न्यूट्रॉन को फास्ट ही प्रेफर करना होता है ज़्यादातर। न्यूट्रॉन से अगर हम बॉम्बार्डिंग करते हैं तो हमें बहुत ही कम एनर्जी मिलती है। तो इस वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है? एनरिचमेंट करना पड़ता है, यानी U-235 को ज़्यादा अमाउंट में डालना पड़ता है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्या है? बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। यू गेट द बेसिक आइडिया। तो अब हम आगे देखते हैं कि अगर न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन हो तो U-238 के साथ क्या होता है। यू बहुत ही, अगर हम सिंपली देखें, हमने एक न्यूट्रॉन ही बढ़ाया है, तो आप इसको U-238 से U-239 भी कर सकते। वन न्यूट्रॉन यूरेनियम 239 का न्यूक्लियस डिके हो जाता है और बन जाता है प्लूटोनियम 239 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लूटोनियम 239। इसके मुझे एक चीज चेक करनी दो। प्लूटोनियम प्लूटोनियम ओके, तो प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है। अब पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, और जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो प्लूटोनियम 239 होता है, वो एक फिजाइल स्पीशीज होती है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हम U-238 से प्लूटोनियम 239 बना सकते हैं, जो एक फिजाइल स्पीशीज है, उसको हम फर्दर फ्यूजन से ट्रिगर कर सकते हैं।
लेकिन हम ऐसा थर्मल रिएक्टर्स में नहीं कर सकते। थर्मल रिएक्टर्स में भी नहीं, न्यूट्रॉन्स उसमें हमेशा स्लो आते हैं इस वजह से। मतलब हमें न्यूट्रॉन को स्लो करने का प्रोसेस भी काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। देखो मेनली ये चीज़ एक्सपेंसिव, मतलब जब भी हम एक न्यूक्लियर पावर सोर्स को देखते हैं हम उसमें दो ही चीज़ें देखते हैं, एक्सपेंसिव कितना है और इको फ्रेंडली कितना है। देखो इको फ्रेंडली लेस काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं, बट लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है इको फ्रेंडलीनेस, क्योंकि जितना वो कम इको फ्रेंडली होगा वो उतना ही ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोन हो सकता है। तो अगर हम लोग ज़्यादातर न्यूट्रॉन्स को अगर हम लोग मॉडरेटर से स्लो करेंगे तो हमारे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स मतलब यूज़ हो जाएंगे। मतलब हमारे पास चेन, मतलब जो फिजन का रिएक्शन का ट्रिगर करने के लिए हमारे पास न्यूट्रॉन्स बचेंगे ही नहीं, हम न्यूट्रॉन से रिएक्शन ट्रिगर कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स बढ़ाने होंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने इस प्रोसेस के लिए एक डिफरेंट तरह का रिएक्टर बनाया। क्या बनाया? एक डिफरेंट तरह का रिएक्टर बनाया जिसको हम कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। क्या कहते हैं? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में सबसे पहली बात, एक मॉडरेटर की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उसमें हमेशा फास्ट न्यूट्रॉन्स का ही यूज़ किया जाता है। मॉडरेटर की ज़रूरत ही नहीं है, तो मॉडरेटर का जो एक कॉस्ट जा रहा था वो कॉस्ट ही खत्म। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है? हमने फास्ट न्यूट्रॉन से ये वाला प्रोसेस तो ट्रिगर कर दिया, हमने क्या किया, ये वाला प्रोसेस तो हमने ट्रिगर कर दिया, लेकिन अब मॉडरेटर नहीं है और कूलेंट भी नहीं है, कि ज़्यादातर मॉडरेटर्स ही कूलेंट्स की तरह भी यूज़ होते हैं, कूलेंट भी नहीं है। तो अब एनर्जी के एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। उसमें थोड़े डिफरेंट एलिमेंट्स, कवरिंग्स, ब्लैंकेट्स, मतलब इस चीज़ों का यूज़ किया जाता है ताकि उस एनर्जी को कैप्चर किया जा सके। और इस वजह से भी ये प्रोसेस फिर से एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए जहाँ पर भी हम मेनली न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखते हैं, ज़्यादातर रिएक्टर्स थर्मल रिएक्टर्स ही होते हैं। ज़्यादातर रिएक्टर्स थर्मल रिएक्टर्स ही होते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि हमारे पास U-235 काफ़ी कम अमाउंट में है। U-235 काफ़ी कम अमाउंट में है, तो जब भी हम थर्मल रिएक्टर्स में न्यूक्लियस को रखते हैं, हम 100% कभी भी U-35 को नहीं रख सकते, उसमें U-238 भी होगा। क्या होगा? U-238 भी होगा। तो अब क्या होता है, जब हम न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करते हैं तो वही मतलब प्लूटोनियम 239 दोबारा फॉर्म होता है। तो अब ये जो प्लूटोनियम 239 है, इसका होता क्या है, इसका क्या होता है? और ये ही वो चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर वेस्ट।
जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। क्योंकि जो भी थर्मल रिएक्टर्स ऑपरेट करते हैं वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट नहीं लगाते हैं कि इसको भी फ्यूल की तरह यूज़ कर लिया जाए। वो इसको वेस्ट बना के डिस्पोज कर देते हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं। अब ये न्यूक्लियर वेस्ट है क्यों? क्योंकि इसकी हाफ लाइफ, मैं बता रहा हूँ कि हाफ लाइफ क्या होता है। पहले वीडियो बंद मत करिए, बता रहा हूँ हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, चाहे आप C14 ले लो या यही प्लूटोनियम 239 ले लो या कोई और रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले लो, तो हाफ लाइफ क्या होता है? जो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो जैसे जैसे उनमें रेडियो एक्टिविटी होती रहती है उनका अमाउंट कम होता रहता है, वो डिके करते रहते हैं, तो हाफ लाइफ का मतलब होता है, समझ लो हमने 12 ग्राम ऑफ C14 लिया, मान लिया, हमने सिर्फ मान लिया, ऐसा कुछ डाटा नहीं है, हमने मान लिया इसकी हाफ लाइफ क्या है, 1 ईयर है। सिर्फ मान लिया है हम लोगों ने, रियलिटी में ज़्यादा होती है। इसकी हाफ लाइफ हमने मान लिया कि 1 ईयर है। तो आप 1 साल बाद उसी C14 को देखोगे तो वो क्या होगा, 6 ग्राम बन चुका होगा, 6 ग्राम बन चुका होगा। अब फिर से 1 साल बाद उसको देखोगे तो 3 ग्राम बन चुका होगा। आप ऐसे ही एक एक साल बाद देखते रहोगे, उसका अमाउंट आधा होता रहेगा, अगली बार 1.5 ग्राम। तो हाफ लाइफ का मतलब यही होता है कि सब्सटेंस को आधा होने में कितना टाइम लगता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को। तो अगर हम लोग कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट डाल रहे हैं, अगर उसकी हाफ लाइफ कम हो, बहुत कम हो, तो जल्द ही एक वेस्ट नहीं रहेगा, मतलब वो डिके कर जाएगा। ओके, बट ये यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि प्लूटोनियम 239 की हाफ लाइफ होती है 24,000 ईयर्स। मतलब इतने में ह्यूमन काइंड खत्म हो जाएगा और ये चीज़ आधी नहीं होगी। प्लूटोनियम 239 की हाफ लाइफ है 24,000 ईयर्स। तो अगर हम इसको अगर ये एक न्यूक्लियर वेस्ट है तो चांस ही नहीं बनता कि हम इसको स्टोर करके रखें। और अगर हम लोग कह दें कि अगर हम इसको, हम लोगों के पास वैसे भी इतना प्लास्टिक है तो इसको भी वैसे ही स्टोर कर देते हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसको वैसे स्टोर नहीं कर सकते। प्लास्टिक आपको थोड़ा बहुत लग गया, आपकी बॉडी में हल्का सा चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लूटोनियम 239 चाहे आप नेट पे सर्च कर लो, मतलब ये मान लो ना के बराबर अमाउंट भी अगर आपकी बॉडी में चला गया तो आप सीधा ऊपर जाओगे और कुछ नहीं होगा। प्लूटोनियम 239 एक बहुत ही डेंजरस स्पीशीज़ है जो हमारी बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर सकता है। एक बार एक केजीबी के एजेंट को, केजीबी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, केजीबी के एजेंट को मारने के लिए ये स्पीशीज़ भी यूज़ की गई थी। तो मेनली ये सब
दिक्कतें आती हैं जब भी हम लोग आज के न्यूक्लियर फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। टेक्स्ट में डालते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। इरेज करो। इक्वल टू कीबोर्ड में एक कमान धोखा मत दे भाई। ये सिस्टम मन नहीं कर रहा चलने का। चलती क्या है यार, हमेशा ऐसा क्या होता है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। अब न्यूक्लियर एनर्जी में जब इतने सारे फ्लॉज हैं, चाहे आप एक फास्ट रिएक्टर यूज़ करो चाहे थर्मल रिएक्टर यूज़ करो, तो यार अब इस चीज़ को मतलब ठीक कैसे किया जाए यार, हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन काइंड नेवर स्टॉप्स। तो नई रिसर्च, नए डेटाबेसेस के बाद एक नई उम्मीद जागी है एक नए स्पीशीज के अंदर। आइए स्वागत करते हैं एक बिल्कुल नए एलिमेंट का, थोरियम। यस, थोरियम। इसको हम लोग TH से रिप्रेजेंट करते हैं। थोरियम। थोरियम फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी क्यों है, सबसे पहले तो हम ये चीज जानते हैं। थोरियम के भी कई आइसोटोप्स मिलते हैं। TH232 और TH231, मेनली ये दो नेचुरल आइसोटोप्स होते हैं। ये आइसोटोप फर्टाइल होता है। कैसा होता है? फर्टाइल होता है। इस आइसोटोप को छोड़ो, इसका कोई काम नहीं है। ये आइसोटोप क्या होता है? फर्टाइल होता है। मतलब इसको हम लोग एक फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब तक आपको फर्टाइल और फिजाइल ये जो टर्म्स हैं इनसे मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। फर्टाइल जिसमें जो न्यूक्लियर एब्जॉर्प्शन करता है और एक फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट होता है। फिजाइल जो न्यूक्लियर फिशन ट्रिगर करता है। ओके, सो थोरियम 232 में जब भी हम न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड करते हैं, वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन होता है, जब उसमें +1 न्यूट्रॉन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 233 में। किस में हो जाता है वो कन्वर्ट? यूरेनियम 233 में। यूरेनियम 233
एक फिजाइल मटेरियल है। क्या है? एक फिजाइल मटेरियल है। अब आपको तो ये लग रहा होगा यार, इसमें और फास्ट रिएक्टर के कॉन्सेप्ट में फिर फ़र्क क्या रह जाएगा। इसमें दो चीज़ों के एडवांटेज आता हूँ। पहली बात, थोरियम 232 स्लो न्यूट्रॉन्स को भी एब्जॉर्ब बहुत इजीली कर लेता है। स्लो न्यूट्रॉन्स को भी बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब आप मॉडरेटर लगा सकते हो। मॉडरेटर, कूलेंट लगा सकते हो। जिससे हमको एनर्जी स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात, यूरेनियम 233 ज़्यादा फिजाइल होता है यूरेनियम 235 के मुकाबले, और इवन प्लूटोनियम 239 के कंपैरिजन में। जितनी एनर्जी इसके एक फिजन में प्रोड्यूस होती है, वो इनकी एक फिजन में प्रोड्यूस होती हुई एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें दो फायदे मिल गए। हम, पहली बात, हम मॉडरेटर और कूलेंट लगा सकते हैं। इसका मतलब हमें एनर्जी स्टोरेज का जो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट था वो बच रहा है, और हम लोग पर फिजन ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग को एनर्जी का आउटपुट भी ज़्यादा मिल रहा है। तो इस चीज़ में क्या होता है, यूरेनियम 233 का जब फिशन ट्रिगर होता है, तब इसमें कोई वेस्ट भी प्रोड्यूस नहीं होता है। वेस्ट मतलब जो लाइट वेट न्यूक्लियसेस प्रोड्यूस होते हैं फिजन प्रोसेस में, उनकी ज़्यादातर उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, जैसे कि 100 ईयर्स। अगर आपको लग रहा हो ये ज़्यादा है तो मैं बता देता हूँ, 100 ईयर्स एक बहुत ही कम हाफ लाइफ है। अगर आप बाकियों के मुकाबले देखें, जैसे 24,000 ईयर्स जो प्लूटोनियम हमने 239 की देखी थी, वैसे ही अगर आपको एक बहुत ही खतरनाक कंपैरिजन चाहिए, तो आप यूरेनियम 235 की हाफ लाइफ देख सकते हैं। वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाती है। बट लेकिन हम इसको ये बहुत ही फिजाइल मटेरियल है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो थोरियम जो है वो हम लोग को फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है। अब एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि थोरियम अगर इतना अच्छा एलिमेंट था, थोरियम को पहले से क्यों यूज़ नहीं किया गया, जबकि थोरियम के बारे में रिसर्च तो पहले ही हो चुकी थी। पहले ही हो चुकी थी थोरियम के बारे में रिसर्च। इसके दो रीजंस है। पहला रीज़न है लैक ऑफ टोटल रिसर्च। मतलब हम लोगों ने बहुत ही कम रिसर्च से ज़्यादा बड़े कंक्लूजन्स को ड्रॉप कर लिया। और दूसरा रीज़न है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम पर न्यूक्लियर एनर्जी से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए न्यूक्लियर वेपनरी हो गया था, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पर सारे न्यूक्लियर कंट्रीज़ या फिर नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज, सारी कंट्रीज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को न्यूक्लियर वेपनरी के लिए डेवलप करने लगे। न्यूक्लियर वेपनरी में फर्टाइल मटेरियल्स का यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। तो उस वजह से फिजाइल एलिमेंट्स की डिमांड बढ़ गई, और रिसर्च भी फिजाइल एलिमेंट से रिलेटेड होने लगी, जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 पर। और इसी लैक ऑफ टोटल रिसर्च के चलते
क्योंकि मतलब न्यूक्लियर वेपनरी के लिए मेनली यूरेनियम को यूज़ किया जाता था। तो न्यूक्लियर वेपनरी के अलावा हमने थोरियम की रिसर्च अधूरी छोड़ दी। थोरियम की रिसर्च हमने अधूरी छोड़ दी, इस वजह से यूरेनियम का ट्रेंड बढ़ गया। क्योंकि जितने भी मतलब कई साइंटिस्ट ने कम रिसर्च करके कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि यूरेनियम ज़्यादा सस्ता और इको फ्रेंडली पड़ेगा थोरियम से। इस वजह से न्यूक्लियर को फर्दर एनर्जी के ट्रेंड्स में भी यूज़ किया जाने लगा न्यूक्लियर वेपनरी के साथ। तो एक और चीज़ जिसके मतलब मेनली पूछे जाते थे कि यूरेनियम 233 है, उसके फॉर्मेशन के बारे में भी पहले पता चल चुका था। जब मतलब है कि हम लोग को पहले ही पता चल चुका था कि थोरियम 232 से यूरेनियम 233 बनता है और ये ज़्यादा फिजाइल होता है इसके मुकाबले। तो न्यूक्लियर वेपनरी में इसको क्यों यूज़ नहीं किया गया? क्योंकि ये कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जिस्ट करता है यूरेनियम 232 के साथ। और ये आ गई हमारी शानदार चीज़। क्यों? यूरेनियम 232 क्या होता है? एक न्यूट्रॉन पॉइजन होता है। एक न्यूट्रॉन पॉइजन होता है। अब न्यूट्रॉन पॉइजन से हम लोग क्या समझते हैं? न्यूट्रॉन पॉइजन से क्या हम लोग क्या समझते हैं? इसका मतलब अभी बेसिकली आप इतना समझ सकते हैं कि यूरेनियम 232 न्यूट्रॉन्स को और स्लो डाउन करके मतलब उनको बिल्कुल ही ख़त्म करके चेन रिएक्शन को रोक देता है। क्या करता है? चेन रिएक्शन को रोक देता है। इसी वजह से मतलब पहले के टाइम्स में यूरेनियम 232 को न्यूक्लियर वेपनरी के लिए यूज़ नहीं किया गया। बट आज के टाइम में जो लेज़र टेक्नोलॉजी है, लाइट एम्प्लीफिकेशन और सेमीटन रेडिएशन, छोड़ो इसका फुल फॉर्म, लेज़र टेक्नोलॉजी है हमारे पास आज के टाइम में। तो उससे हम इन दोनों आइसोटोप्स को अलग कर सकते हैं और फिर हम इसको वेपनरी में यूज़ कर सकते हैं। बट लेकिन ये रिसर्च अच्छी नहीं, कहीं से भी अच्छी नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपनरी बहुत ही ज़्यादा बुरी हो सकती है। अब हम एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं आज का वीडियो ख़त्म करने से पहले। जैसे अभी हमने न्यूट्रॉन पॉइजन की बात करी, न्यूट्रॉन पॉइजन नॉर्मली थर्मल रिएक्टर्स और फास्ट रिएक्टर्स में भी मिलता है। और इन्हीं न्यूट्रॉन पॉइजन्स की वजह से फेमस चेरनोबिल का डिजास्टर भी हुआ था। होता क्या है, जब भी हेवियर एलिमेंट्स लाइटर एलिमेंट्स में स्प्लिट होते हैं तो उसमें कभी कभी या दो चीज़ें फॉर्म होती है, दो न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, जेनॉन 135 और आयोडीन 135। ये दोनों मतलब जब भी ये फॉर्म होता है हम इस प्रोसेस को कहते हैं जेनॉन पॉइजनिंग। हम क्या कहते हैं इसको? जेनॉन
पॉइजनिंग कहते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन पॉइजन है। ये न्यूट्रॉन्स को बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनको बहुत ज़्यादा इनहिबिट करता है फिजन को अकर होने से। अगर आप हमारे रिएक्टर की पावर ज़्यादा नहीं है तो जेनॉन पॉइजनिंग से रिएक्टर ओवरलोड हो सकता है, मतलब रिएक्टर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से लीकेज भी हो सकता है। और जब भी हमारा आयोडीन 135 फॉर्म होता है तो हम उसको आयोडीन पिट कहते हैं। आयोडीन आयोडीन पिट कहते हैं। अब यहाँ पिट का मतलब पीटने वाला पिट नहीं, या पिट का तो गड्ढे वाला पिट है। आयोडीन पिट कहते हैं। आयोडीन पिट मतलब आयोडीन 135 कोई ज़्यादा हार्मफुल पॉइजन नहीं होता, लेकिन आयोडीन 135 भी बहुत ही कम टाइम के बाद जेनॉन 135 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बात तो वही आ गई, बट यहाँ पे आइसोटोप दूसरा फॉर्म हुआ, हमने नाम दूसरा दे दिया। और क्योंकि आयोडीन पिट ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जेनॉन पॉइजनिंग से, क्योंकि जो डिके होने में टाइम लग रहा है उस वजह से हम लोग कोई एक्स्ट्रा थोड़ा निकालने वाला काम भी मतलब उससे थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग कभी कभी जेनॉन पॉइजनिंग को कम करने के लिए जेनॉन को बाहर निकाल लेते हैं, बट आयोडीन को बाहर निकालना मुश्किल होता है, वो धीरे धीरे जेनॉन 135 में कन्वर्ट होता रहता है। ये वाली चीज़ ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ये वाला जो प्रोसेस है में ज़्यादातर ये वाला प्रोसेस लेकिन अगर होता है, अगर हम लोगों ने रिएक्टर बंद कर दिया तो जेनॉन 135 जो है वो रह जाता है, और रिएक्टर को दोबारा स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर रिएक्टर के पास हाई पावर नहीं है तो। लेकिन इसका थोड़ा सा एक अच्छा साइड भी है एक, कि मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट टाइम के बाद जेनॉन 135 सीजियम 135 में कन्वर्ट हो जाता है, 135 में टिके हो जाता है। और ये कुछ खास पॉइजन नहीं होता, मतलब ये बहुत ही लो क्वालिटी का पॉइजन है। इसके रहते रिएक्टर को स्टार्ट करना और कंटिन्यू रखना बहुत इजी होता है। अब हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो मेनली हमारे डिज़ास्टर्स हुए हैं, न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स, वो क्यों हुए हैं। आज तक जितने भी न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स हुए हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, वो सभी थर्मल रिएक्टर्स में हुए हैं। फिर थर्मल रिएक्टर्स में हम हाईली फिजाइल यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं, और थर्मल रिएक्टर्स में हर बार सिर्फ एक गड़बड़ की वजह से प्रॉब्लम हुई है, वो है मॉडरेटर की वजह से। मॉडरेटर की वजह से मॉडरेटर उसमें क्या होता है, वाटर। अगर वाटर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया तो तुरंत लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल फुकिगावा जापान में जो इंसिडेंट हुआ था, फुकिगावा जापान में जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जो वाटर है उसमें वाटर पंप्स ख़राब हो गए थे, क्योंकि एक सुनामी की वजह से वाटर पंप्स ख़राब हो गए थे, और इस वजह से फुकिगावा का इंसिडेंट हुआ था। चर्नोबिल चर्नोबिल सबसे डेडली इंसिडेंट माना जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का आज तक की हिस्ट्री में। चर्नोबिल एक एरिया है
एक न्यूक्लियर साइट है जो कहते हैं कि अब 24,000 ईयर्स तक सर्वाइवेबल नहीं है साइंटिस्ट के एस्टिमेट से। मतलब अब बात 24,000 ईयर्स तक कोई भी ह्यूमन नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो उसको एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हो सकता है। उसके बारे में आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि वो कैसे होता है। मतलब मेनली तो वो रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से ही होता है। शर्नोबिल में भी वाटर एक हैच के ज़रिए बाहर निकल गया था और वाटर बॉयलर्स में प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद xenon पॉइजनिंग की वजह से रिएक्शन ट्रिगर नहीं हो पाई और वो एनर्जी की प्रॉब्लम हो गई, वही गैस लीकेज हो गया। मतलब रेडियो एक्टिव स्पीशीज़ का लीकेज हो गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी बढ़ गई। तो मुझे लगता नहीं है कि अब और कोई टॉपिक बचा है या और कोई ऐसी जनरल साइंस की बात बची है जो मुझे आपको न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड बतानी चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, सो अब थोड़ा सा चिल करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को तो शेयर ज़रूर करना है क्योंकि डेली लाइफ साइंस सीरीज़ आपको एक इनोवेटिव वे देती है अपने आसपास की चीज़, डेली लाइफ की चीज़ों की पीछे की साइंस जानने का, ना कि उनके ऊपर ज़्यादा डेप्थ में जाकर। सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि नॉर्मल लोगों को, उसके अलावा और भी अगर आप स्ट्रीम्स में हो तो उन आपको भी ये वीडियोस देखनी चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत डेली लाइफ की साइंस जानना बुरा नहीं है। ओके, हैव अ गुड डे।